जिसमें आपको एक कंप्रहेंशन दिया जाता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पैराग्राफ आपको जो 5 क्वेश्चन दिए होते हैं उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो उसके कुछ सॉल्व करने के ट्रिक होते हैं, क्योंकि आपका सीबीटी बेस्ड होता है, तो उसमें आपका ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप कंप्रहेंशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे जैसे पेन पेपर मोड रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास वो हार्ड कॉपी में रहता है, तो आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन जब सीबीटी बेस्ड होता है और वहाँ पे स्क्रॉलिंग वगैरह ये सारी प्रॉब्लम रहती हैं, तो ये क्या होता है कि वहाँ पे जब आप उसको ट्रिकी वे में सॉल्व नहीं करेंगे तो आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, ठीक है। और ये यूनिट क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके सेकंड पेपर में भी 2 पैराग्राफ आते हैं, ठीक है, जहाँ से 10 क्वेश्चन आपको आता है। और आपका फर्स्ट पेपर में 1 पैराग्राफ आता है जहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि 15 क्वेश्चन इसमें रहता है, जिसमें से आपका 15 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स, ठीक है। मतलब आपका 10% मार्क जो है वो रीडिंग कम्प्रहेंशन का होता है। तो इसमें आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है, समझना नहीं है, बस आपको जो दिया हुआ है वहाँ से ही आपको निकालना होता है, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत ही स्कोरिंग यूनिट होता है। अगर आप एक इसका ट्रिक समझते हैं और इसको जितना जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, तो वो आपके लिए क्या होता है, एक स्कोरिंग यूनिट भी रहता है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में आता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या आ सकता है जब आप रीडिंग कम्प्रहेंशन में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, लेवल थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड रहता है, ठीक है। जब आप रीडिंग कम्प्रहेंशन यूजीसी नेट का लेवल कैसा होता है, बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं रहता है, ये थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड लेवल रहता है, मतलब उसमें आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, ठीक है। और सीबीटी की वजह से जो स्क्रॉलिंग वगैरह का इश्यू रहता है, आप देखे होंगे अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आपको पता होगा कि आपका क्या होता है कि आपको साइड में भी स्क्रॉल करना होता है, आपको नीचे भी स्क्रॉल करना होता है। एक ही स्क्रीन में आपको क्वेश्चन नहीं दिखता है, ठीक है? आपको क्वेश्चन देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करके जाना होता है, और फिर उसके बाद जब आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो फिर आप उसका आंसर ढूँढने के लिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और दिमाग में उस समय, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, ठीक है? आपकी स्क्रीन पे जो टाइम है वो दिखता रहता है। जब आप एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पे एग्ज़ाम आपका टाइम कैसे जा रहा है वो दिखता रहता है, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, वो पूरा सेकंड्स में आपका जो टाइम है वो चलता रहता है। तो हमारे लिए बहुत वो हेक्टिक हो जाता है और हम लोग बहुत मतलब पैनिक कर जाते हैं उस समय, ठीक है? तो ये भी एक इसको होता है। तो ये सब क्या होता है, जब आप सॉल्व करें, तो मैं यही सजेशन दूँगी कि आप इसको कोई, अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप वगैरह है, तो वहाँ से ही सॉल्व कीजिए। तो आपको क्या होगा इसको सॉल्व करने का, और कितने टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हैं, वो सब आपको ईज़िली आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है? तो अगर डेस्कटॉप वगैरह कुछ है, या फिर मोबाइल स्क्रीन तो वैसे नहीं होगा। अगर कोई डेस्कटॉप वगैरह है, तो वहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं, तो वो आपके लिए जैसे एग्ज़ाम में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उस तरह से आपका होगा, ठीक है? और इसमें क्या होता है, हैबिचुअल भी नहीं होते हम रीडिंग के, ठीक है। कभी-कभी क्या होता है कि हम पढ़ने के हैबिचुअल नहीं होते, हम सिर्फ़ मतलब इतना ज़्यादा बुक्स वग़ैरह रीड नहीं करते हैं, तो हमें जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आता है, वर्डिंग समझ में नहीं आता है। यहाँ का जो वर्डिंग्स भी होता है ना, वो ऐसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो हमारा नॉर्मल जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, वैसा वहाँ पे वर्डिंग्स नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा लिटरेचर वर्ड्स होते हैं, जो हम शायद उससे फ़ैमिलियर नहीं होते हैं। ठीक है, उसके मीनिंग से फ़ैमिलियर नहीं होते हैं। देयर आर लैंग्वेज इश्यू भी होता है कभी-कभी, इसका वही जो मैंने बताया कि उसका जो लैंग्वेज होता है वो बहुत टिपिकल होता है, मतलब उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, वो हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, ऐसे वर्ड्स भी उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और कुछ-कुछ के क्या होते हैं कि कभी-कभी क्या होता है, जैसे आपके पास कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिससे आप बहुत हैबिचुअल हैं, मतलब इलेक्शन ही ले लीजिए, ठीक है? तो अभी इलेक्शन से बहुत हैबिचुअल हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि आपका एक ऐसा होगा कि वहाँ पे आपका जो सब्जेक्टिव ओपिनियन है, जो पहले की आपकी मत है, या फिर आपका कोई मान लीजिए कि कोई आपका सब्जेक्ट एरिया है, जैसे मैं योगा में बता रही हूँ, योगा में अगर हमको आसन बोला जाए, ठीक है? तो हम आसन से फ़ैमिलियर हैं, आसन के प्रति हमारा एक मतलब इनसाइट डेवलप्ड है कि यहाँ पे इतने आसन दिए हुए हैं, आसन का मतलब ये होता है। लेकिन जो रीडिंग कम्प्रहेंशन दिया होता है, उसमें जो फैक्ट दिए होते हैं या उसमें जो दिया होता है, वो हमेशा सही हो या फैक्ट पर ही बेस्ड हो, ऐसा नहीं है।
ठीक है। वहां पे आपको आसन, जैसे कि बोला जाए कि आसन से स्थिरता आती है, हमें पता है कि आसन से स्थिरता आती है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हो कि आसन से स्थिरता नहीं आती है, ठीक है। तो आपको वहां पे क्या करना है, वही चीज को मानना है जो वहां पे दिया हुआ है। लेकिन हमें क्या होता है, कभी कभी हमारा सब्जेक्टिव ओपिनियन हो जाता है, ठीक है, हमें पहले से ही पता होता है कि आसन से स्थिरता आती है, तो हमारा जो प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होता है हम उसी पे ही क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं कि अरे ये टॉपिक तो मुझे पता है, इसमें मुझे पता है। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपको अपना दिमाग, जैसे मैंने आप लोग को लॉजिकल रीजनिंग में बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग में जो दिया है वही सही है, ठीक है। उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पे ये दिया है तो इसका मतलब तो ऐसा नहीं होता है, हमें ये पता है, ठीक है। तो वो पता है आपको या नहीं पता है उस पे बेस्ड नहीं होता है आपका जो कॉम्प्रहेंशन होता है, वो भी आपका कॉम्प्रहेंशन उस पे बेस्ड होता है कि जो आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है उसी को आपको सही मान के चलना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारा क्या होता है कि सब्जेक्टिव ओपिनियन की वजह से हम क्या कर लेते हैं कि हमें इसके बारे में पता है तो हमें अब कॉम्प्रहेंशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जो हमें पता है उसी से हम टिक लगाएंगे, ठीक है। तो वो गलती भी हम यहाँ पे करते हैं, इसकी वजह से आपका जो कॉम्प्रहेंशन होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो आप रीड रेगुलरली, जो भी चीज है आपके जो सब्जेक्ट मैटर से रीड कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग कॉम्प्रहेंशन ले लीजिए, उसी को ही डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका रीड व्हाट यू लव, मतलब कि जो आपको अच्छा लगता है वैसा उस चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, उस चीज़ों को डेली पढ़िए, ठीक है। और डाइवर्सिफाई और रीडिंग, मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट मैटर में अलग अलग आपका जो फील्ड है वहाँ वहाँ पे थोड़ा रीड करने की कोशिश कीजिए, मतलब उनको जानने की कोशिश कीजिए। आपके जो वोकेब्स हैं उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मीनिंगफुल रीडिंग भी करना है, जिसका कुछ मीनिंगफुल हो ऐसा रीडिंग कीजिए, ठीक है। और टेक योर टाइम, मतलब जब आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें एक प्रॉपर टाइम दीजिए। मतलब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मुझे इसको 2 मिनट में सॉल्व कर लेना है, ठीक है, या 5 मिनट में ही मुझे इसको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं। उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए उसमें। मतलब जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि डीआई आपका एक टाइम टेकिंग होता है फर्स्ट पेपर में, और आपका जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है ये टाइम टेबल टेकिंग होता है, ठीक है। और आपका मैथ्स वगैरह होता है, इसीलिए मैं आप लोग को कहती हूँ कि क्या है कि टाइम को मैनेज करना सीखिए। आपके पास 3 घंटे का समय है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ 1 घंटा ही फर्स्ट पेपर में लगाना है। फर्स्ट पेपर जो होता है वो 1 घंटे का पेपर नहीं होता, आप उसको 1 घंटे में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी से ही आप लोग थोड़ा टाइम को क्या कीजिए, मैनेज करना सीखिए। अपना सेकंड पेपर आप ऐसा रखिए कि आप उसको 1.5 घंटे में सॉल्व कर लें, ताकि आपके पास फर्स्ट पेपर सॉल्व करने के लिए 1.5 घंटा बचा हो। क्योंकि आपका सेकंड पेपर कैसा है, थ्योरेटिकल बेस्ड है, आपको पढ़ना है टिक लगाना है, पढ़ना है टिक लगाना है, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि कुछ सॉल्व करना पड़ेगा या कोई मेरे को ट्रिक लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसमें से आपका जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है वही आपका क्या हो सकता है, अ, एक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि 2 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतना मतलब वहाँ पे टाइम मैनेज करके चलना है कि आपके पास 1.5 घंटे में आपका पेपर जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ऐसा आपको मतलब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का भी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे स्कीमिंग एंड स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ने की जो 2 रणनीतियाँ होती हैं, ठीक है। मतलब जब आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा पहले पैराग्राफ पढ़िए, फिर उसके बाद पैराग्राफ को समझिए, फिर उसके बाद आप आंसर सॉल्व कीजिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना होता है, स्कैन करना होता है और स्कीम करना होता है। इसका मतलब क्या है कि जब आपको वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि आपने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को समझा है या नहीं समझा है, ठीक है। आपने आंसर सही निकाला है ये देखा जाएगा। जैसे मैं आप लोग को डीआई में भी कह रही थी कि आपने कितना सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व किया है, ये ज़रूरी नहीं है। आपने आंसर सही निकाला है या नहीं, आपने जो 4 ऑप्शन दिए हैं 1 to 4 उसमें से सही ऑप्शन टिक किया है या नहीं, ये ज़रूरी है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को पढ़ा, उसको समझा है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपके पास अलग-अलग तरह के क्वेश्चन आएँगे, उसको कैसे आपको
समझना है, कैसे क्विकली उसको ग्रैप्स करना है, ठीक है, कैसे उसको समझ के उसमें जो दिया हुआ है, कभी-कभी क्या होता है कि हमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं दिया होता है, जैसे कि पहले के जब रीडिंग कंप्रेहेंशन आते थे तो क्या होता था, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपके क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अभी क्या होता है कि अभी आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे उसके अलग वर्ड्स दिए होंगे, लेकिन मीनिंग वही होगा, तो वो चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा, इसलिए आपको पहले उसकी जो वोकेबुलरी जो है, मतलब कि उसके जो क्या कहना चाहिए, शब्दावली जो है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीजें आपको देखना है कि कैसे आपको स्कैन करना है, ठीक है, और कैसे आपको स्कीमिंग करना है, तो आगे हम लोग देखते हैं। जैसे आपके पास 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कम्प्रिहेंशन में। जनरली हमारे पास टाइटल या मोरल का बहुत कम ही आता है, ठीक है, मतलब टाइटल वगैरह या मोरल वगैरह पूछने वाला यूजीसी नेट में जहाँ तक है मेरे को बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, आपको सिंपल इंटेरोगेटिव जो प्रश्न है वही पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट में आपका इसी तरह का प्रश्न जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन में जो दिया हुआ है उसमें से कुछ प्रश्न आपको बना के दिया जाएगा, उसी को ही आपको बनाना होता है। सिनोनिम, एंटोनिम्स वाला भी बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है। ये सब आपके और हायर लेवल में या फिर जो बच्चों वाला आता है सिनोनिम, एंटोनिम वाला, वो 10th-12th में जो आता है उसमें पूछा जाता है। लेकिन हमारे में बेसिकली ये सेकंड नंबर का जो होता है सिंपल इंटेरोगेटिव जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वही आपके में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करने हैं आपको? रीड द पैसेज केयरफुली, तो ये नहीं करना है, ठीक है, केयरफुली आपको पैसेज को रीड नहीं करना है, ठीक है, आपके पास पैसेज आया उसको आप 2-3 बार पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम लेगा, और सीपीटी में जब आप ऐसा करेंगे तो ये तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ही है, ठीक है, अगर आपका पेन पेपर मोड है तो आप ये थोड़ा करेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए ये ईज़ी हो। लेकिन सीबीटी में ये बिल्कुल भी बेकार काम है कि अगर आप उसको पैसेज को रीड करने जा रहे हैं, ठीक है? रीड बिल्कुल नहीं करना है आपको पैसेज को। पहले क्या करना है, फाइंड आउट द रिलेटेड टर्म इन द पैसेज। पहले आपको सबसे पहले जाके देखना है क्वेश्चन, ठीक है? जैसे आपके स्क्रीन में क्या होगा, ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन में एक टाइम पे आपको एक क्वेश्चन और वो पैसेज आपको दिखाई देगा, ठीक है? उसमें भी आपको स्क्रॉलिंग वगैरह बहुत करना पड़ता है अगर आप लोगों ने सीबीटी का पेपर दिया हो। तो उसमें क्या होता है कि पहले आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन जो देखना है, ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको याद रहता है, अगर आपका माइंड इतना अच्छा है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो आपके पास क्या होता है, रफ पेपर होता है, उसमें जो की टर्म्स होते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, आपका जो की टर्म होगा, जो उसका मेन टर्म होगा, उसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या अपने दिमाग में याद रखिए, ठीक है। फिर उसके क्या बाद क्या करना है, अंडरस्टैंड पर्टिकुलर पैराग्राफ और लाइन फॉर द रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका की टर्म है वही की टर्म आपको क्या करना है, उस पैसेज में ढूंढना है, ठीक है, जो आपका की टर्म आपको दिखेगा उसी की टर्म को जा करके पैसेज में ढूंढना है, ठीक है, या उससे रिलेटेड मीनिंगफुल जैसे होगा तो उसको आपको ढूंढना है, ये करना है, पहला काम आपका ये है, ठीक है। तो ये मेन चीज है, इसी में आपको करना है, पैसेज आपको रीड नहीं करना है कभी भी, की टर्म को फाइंड आउट करना है और फिर पैसेज में जाके की टर्म देखना है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ये सब, लेकिन आप लोग इसको हिंदी में सॉल्व कीजिए, यही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम है, वही क्वेश्चन है आपका हिंदी में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पैसेज है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी पहले, यहाँ पे ऐसा ऐसा मैंने किया है, ठीक है, सॉरी, लेकिन आपका वहां पे क्या होगा कि पैसेज और क्वेश्चन एक ही स्क्रीन में आपको दिखेगा, ठीक है, पैसेज और जो क्वेश्चन है वो एक ही स्क्रीन में आपको दिखेगा। हाँ, और एक चीज और इसमें क्या होता है, अब भी ऐसा हो रहा है कि कभी कभी आप, पहले क्या होता था कि नॉर्मल आपका प्रश्न पूछा जाता था, मतलब एक ही लाइन का प्रश्न होता था, जैसे ये प्रश्न है और 4 ऑप्शन देते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कॉम्प्रहेंशन में भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि ए बी सी डी में से फिर कौन सा है, कूट वाला जो प्रश्न होता है वैसा कॉम्प्रहेंशन में भी अभी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा हमारे लिए क्या होता है कि टाइम टेकिंग भी होता है, कंफ्यूजिंग भी होता है, एक तो इतना स्क्रॉल करना पड़ता है उसमें, ठीक है, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है, इसलिए आप लोग को प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी कॉम्प्रहेंशन की, और ज्यादातर मैं यही कहूंगी कि डेस्कटॉप में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तो इससे आपको क्या होगा कि थोड़ा सा ये इजली आप लोग को हो पाएगा और आप लोग इसके लिए क्या हो पाएंगे, फैमिलियर हो पाएंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे आपका दिया हुआ है,
उपरोक्त गद्यांश अनुसार निम्नलिखित में से कौन चौथे आयाम को इंगित करता है सॉरी चौथे आयाम को इंगित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा आयाम हमारा मेन टर्म है और यहाँ पे चौथे आयाम के लिए हमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे जन आकांक्षाएं और आधुनिक गतिशीलता, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था और सामरिक हित। ठीक है, तो ये चार टर्म आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, जन आकांक्षाएं, आधुनिक गतिशीलता, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था और सामरिक हित। और हम कूट में देख रहे हैं कि हमारा इसमें से क्या होगा, 3 सही होगा। ठीक है, 1 गलत होगा, 3 सही होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं पैसेज में। ठीक है, तो पैसेज में आपका क्या है कि हमें क्या देखना है, चौथा आयाम। चौथा आयाम हमें मिल गया है। ठीक है, कि ये प्रौद्योगिकी आवश्यकता, पता नहीं क्या क्या लिखा है हिंदी में ठीक है, तो चौथे आयाम यहाँ पे हमें मिला है और इसमें हमें क्या करना है कि चार क्या क्या चीजें हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो इसका पहला जहां से फुल स्टॉप है, ठीक है, और इसका जो लास्ट फुल स्टॉप होगा जहां तक यहाँ तक, ठीक है, ये हमें पढ़ना है पूरा। ठीक है, ये जो पहला, इसके पहले का जो फुल स्टॉप है, जो आपने की टर्म फाइंड आउट किया है, उसका पहले जो फुल स्टॉप है और उसका जो एक बार जो फुल स्टॉप है उसके बीच में एक बार पढ़िए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या होगा, इससे समझ में आएगा कि वहां पे आपको आंसर मिल रहा है या फिर आपको और पढ़ना है, पूरा आपको नहीं पढ़ना है पैसेज। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो समय पर भी ध्यान रखती है, जो व्यापार और प्रौद्योगिकी की आधुनिक गतिशीलता के निश्चित है और जो निरंतर बदलते लक्ष्य को की ओर अग्रसर करता है। हमारा यह मानना है कि चौथे आयाम के संदर्भ में जनता की आकांक्षाओं, ठीक है, जनता की आकांक्षाओं, वहां पे था जन आकांक्षाएं, याद होगा आप लोग को, जन आकांक्षाएं था। ठीक है, तो पहला हमारा है जनता की आकांक्षाओं में निरंतर हो रहे परिवर्तन, वैश्विक संबंध में अर्थव्यवस्था, वैश्विक संबंध में अर्थव्यवस्था भी था। ठीक है, अर्थव्यवस्था जैसा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका वर्डिंग्स अलग मिलेगा। ठीक है, वहां पे क्या है, जनता की आकांक्षाएं मतलब जन आकांक्षाएं, और यहाँ पे क्या है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वैश्विक संदर्भ में अर्थव्यवस्था। तो कुछ आपको थोड़ा वर्डिंग भी चेंज मिलेगा, कभी कभी आप देखेंगे कि मीनिंग्स में भी जो वर्ड्स है उसको पूरा बदल दिया जाएगा, लेकिन मीनिंग उसका सेम रहेगा। ठीक है, तो दूसरा हमें मिल गया है। और तीसरा क्या है, सामरिक महत्व। तो 3 हमें मिला है। ठीक है, 3 हमें सही करना था, कौन कौन सा, जन आकांक्षाएं, वैश्विक अर्थव्यवस्था और तीसरा है सामरिक महत्व। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, जो बी वाला ऑप्शन है। तो जहाँ पे ए सी डी ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी डी ऑप्शन आपके किस में है, थर्ड वाले में है। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा सा वहां पे देखना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में क्या है, अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है। आपको थोड़ा सा इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको भी पढ़ना है। ठीक है, जब आप प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं तो सिर्फ प्रश्न पढ़ के नहीं आना है, ऑप्शन भी आपको पढ़ के आना है। ठीक है, अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है, मतलब हमारा क्या है, अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक क्या है, तो मेन हमारा की टर्म क्या है, रोजगार पैदा करना। ठीक है, उसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग। ठीक है, दूसरा है भू राजनीतिक सोच विचार, तीसरा क्या है, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का दायरा सीमित करना और विशाल उद्योग। ठीक है, आपका प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग, भू राजनीतिक सोच विचार, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का दायरा सीमित करना और विशाल उद्योग। ठीक है, इसमें से हमें क्या है, एक ही ऑप्शन सही होगा, इसमें से हमारा एक ही ऑप्शन सही होगा। तो अब आपको याद रखना है उत्पादक रोजगार पैदा करना। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे है उत्पादक रोजगार पैदा करना, और इसमें आपको एक ये भी चीज याद रखना है कि जैसे हम क्या होता है कि आपका सीबीटी बेस्ड जब होता है तो जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसको सफल कर दिया जाता है। सफल मतलब कि आपका जो पहला प्रश्न है,
जो वहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा बनाया होगा, वो अलग-अलग सेट में क्या होता है, वो अलग-अलग चेंज होता है। जैसे किसी में पांचवा पहले में आ सकता है, चौथा जो है वो दूसरे में आ सकता है, ठीक है? तो इससे आपको ये नहीं रखना है कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक कुछ नहीं था तो आगे नहीं हो। इससे ऊपर-नीचे भी आपको मिलेगा। पहले प्रश्न का उत्तर आपको नीचे मिल सकता है, 5वें प्रश्न का उत्तर आपको ऊपर मिल सकता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो सफल रहता है, ठीक है? तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। अभी हमने क्या देखा? मिल रहा है क्या आप लोग को? अधिक रोजगार पैदा करना। देखिए, यहाँ पे हमें मिला है अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या, मैंने आप लोग को बताया कि उसके पहले वाला जो हमें वर्ड मिला है, उससे पहले जो हमें मिल रहा है, एक मिनट, ये हमारा वर्ड है, तो इससे पहले जो हमारा फुल स्टॉप है यहाँ पे है और इसके बाद वाला फुल स्टॉप यहाँ पे है, ठीक है? तो इतने को पढ़िए एक बार में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मानव इतिहास में मूल में प्रौद्योगिक विकास समाया रहता है। इसका उद्योग उपयोग बढ़ती प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में प्रौद्योगिकी शक्ति अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने तथा मानव कौशलों को अद्यतन बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वहां पे हमने क्या देखा था? प्रतिस्पर्धा वाला एक देखा था, ठीक है? और मुझे वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है? प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग नहीं है, भू राजनीतिक वाला तो नहीं है, ठीक है? विशाल उद्योग भी नहीं है। ये हमारा प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का दायरा सीमित करना या फिर हमारा प्रौद्योगिकी विकास व्यापक अनुप्रयोग, इन दोनों में से कुछ हो सकता है, ठीक है? एक बार और इसको अच्छे से पढ़िए। प्रौद्योगिकी विकास दिया हुआ है और ये है शक्तियां अधिक उत्पादक उपयोग बढ़ती प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में प्रौद्योगिकी शक्तियां अधिक व्यापार पैदा करने तथा मानव कौशलों को अद्यतन बनाए रखने की महत्वपूर्ण दृष्टि है। तो इसमें से क्या होगा? मानव विकास में जो आपको रोजगार अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या उपयोगी है? तो यहाँ पे आपका एक बार और देखना पड़ेगा। यही वहां पे भी होता है कि हमें बार बार जो है प्रश्न देखना पड़ता है और बार बार प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग लिखा है, ठीक है? यानी कि प्रौद्योगिकी का विकास करना, और दूसरा है प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का दायरा सीमित करना। लेकिन यहाँ पे दायरा सीमित करने वाली बात नहीं की गई है, ठीक है? प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में प्रौद्योगिकी शक्तियां यहाँ पे दायरा सीमित करने वाली बात नहीं की गई है। यहाँ पे प्रौद्योगिकी विकास की बात की गई है, ठीक है? मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में करना, लेकिन दायरा सीमित करने वाली बात नहीं की गई है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा मेरे हिसाब से। एक बार देखते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? देखिए, वर्डिंग्स थोड़ा यहाँ पे बदला हुआ है, ठीक है? लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वहां पे जाके उसके मीनिंग को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड्स आपको वही पहले क्या आता था, जब आप 2010, 12, 15 तक भी आप देखेंगे तो आपको वर्ड टू वर्ड आपको मिलेगा। लेकिन 18, 19, 20, 22 के बाद आपको जो है वो वर्ड्स जो चेंज मिलेंगे। थोड़ा सा उसका मीनिंग भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो वहां पे हमने देखा कि प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की बात तो की गई है, लेकिन दायरा सीमित करने की बात नहीं की गई है। मतलब कि वहां पे लिमिटेड करने की बात नहीं की गई है, लेकिन वहां पे दो चीज बात की गई थी। एक उसका विकास, प्रौद्योगिकी विकास कहा गया था, ठीक है? विकास का मतलब क्या है? व्यापक अनुप्रयोग करना, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लाना, ठीक है? तो वो चीज आपको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। चलिए थर्ड प्रश्न देखिए, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है? वैसे हम कंप्रहेंशन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये आपका क्या होता है कि थोड़ा टाइम बचाने का ये ट्रिक है, क्योंकि आपके पास टाइम वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए, इसके लिए हमें टाइम नहीं मिला, उसके लिए हमें टाइम नहीं मिला।
तो जहाँ से आप टाइम बचा सकते हैं, जितना कम जहाँ पे टाइम दे सकते हैं, जैसे डीआई वगैरह में भी मैंने आप लोग को बताया था कि अभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोग का कैलकुलेशन जो प्लस माइनस करने का टाइम है वो बच जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा प्लस करना आएगा जल्दी-जल्दी, ठीक है, माइनस करना आएगा, ठीक है। डिवाइड में भी हम समझ जाते हैं कभी-कभी कि हमें ये करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। कभी-कभी तो आपका ऐसा होता है कि आप इतने प्रैक्टिस किए होते हैं कि आपका आंसर भी आपको समझ में आ जाता है कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो आप ऐसा भी कर पाते हैं मैथ्स में भी, ठीक है, कि आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा रहती है। मैंने अपने टाइम पे मेरा जब जेआरएफ हुआ था उस समय मैं आप लोग को बता रही हूँ कि उस समय क्या हुआ था कि मुझे 1-2 प्रश्न ऐसे आए थे जो मैंने मतलब वहाँ पे क्या हुआ था कि वर्डिंग्स बस चेंज हुआ था, ठीक है? जैसे एक प्रश्न मैंने आप लोग को सॉल्व भी कराया है कि पहले मैंने उसको क्या किया था पेट्रोल से सॉल्व किया था, मतलब वही प्रश्न था, वही नंबर्स था और उस समय क्या आया था शुगर से आ गया था, ठीक है? सेम प्रश्न और मुझे उसका आंसर पता था कि हाँ, इसका आंसर इतना है, इतना सॉल्व किया था, ठीक है? तो मुझे उसको सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, उसका आंसर मुझे पता था। तो ऐसा भी होता है जब आप प्रैक्टिस इतना करते हैं कि आपके प्रश्न क्योंकि वैसे ही पैटर्न में आपके प्रश्न आएँगे, वही परसेंटेज होगा, वही आपका कुछ होगा, ठीक है? तो उन चीज़ों को वैसे भी आप कर पाते हैं। सॉरी मैं यहाँ पे आप लोग को चलिए थर्ड प्रश्न में है आपका प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति में किसका मार्ग प्रशस्त किया। प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति से अनुपस्थिति यानी कि प्रौद्योगिकी जब नहीं थी तो उससे किसका मार्ग प्रशस्त हुआ। तो कम प्रदूषण का, मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी, निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन और अत्यंत गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है वो सही होगा। चलिए, अब हम लोग पीछे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति से किसका मार्ग प्रशस्त हुआ, यही प्रश्न था। तो प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति कहाँ पे है ये देखिए। मिल रहा है? ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रौद्योगिकी पर अपेक्षाकृत अधिक बल की अनुपस्थिति से, ठीक है। मतलब वहां पे क्या दिया है, डायरेक्ट दिया है कि प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति से, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रौद्योगिकी पर अपेक्षाकृत अधिक बल की अनुपस्थिति से क्या हुआ है, निम्न स्तरीय उत्पादकता, ठीक है। पहला हमारा क्या हुआ, निम्न स्तरीय उत्पादकता, मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी, ठीक है, मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यहाँ पे लिखा है हो सकता है। निम्न स्तरीय उत्पादकता या निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धनों से जुड़े क्रियाकलापों में अंततः गरीब लोगों की सबसे अधिक हानि पहुंचती है। तो यहाँ पे हमें 3 मिल गया। पहला क्या है कि निम्न स्तरीय उत्पादकता, पहले तो निम्न स्तरीय उत्पादकता हुई। दूसरा हमारा क्या हुआ कि मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन जो है उसकी बर्बादी हो रही है और इन दोनों के कारण अंततः क्या हो रहा है कि जो गरीब हैं उनको सबसे ज्यादा हानि पहुंच रही है, ठीक है। तो यही चीज आपको क्या करना है, इसमें देखना है। पहला क्या है, कम प्रदूषण इसमें नहीं हुआ है, मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी हो रही है, निम्न स्तरीय मूल्य मूल्य संवर्धन हो रहा है और अत्यंत गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब ए को एलिमिनेट करके आपका बी, सी और डी जहां पे भी होगा वहां पे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए लास्ट इसका प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी आगंतुक आ, आगतों के लाभ का परिणाम होगा। क्या क्या होगा, अनियंत्रित प्रौद्योगिकी समृद्धि, संयंत्र
मशीनरी का आयात, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को गौण मानना, हमारे लोगों को गरिमामयी जीवन तक पहुंचाना। जब प्रौद्योगिकी आएगी, आगतो मतलब कि प्रौद्योगिकी का अगर हम यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो क्या परिणाम हो सकता है, ठीक है। तो एक तो अनियंत्रित प्रौद्योगिकी समृद्धि होगी, दूसरा संयंत्र मशीनरी का आयात होगा, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को गौण मानना और हमारे लोगों को गरिमामयी जीवन तक पहुंचाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कहाँ पे है प्रौद्योगिकी आयात या आगत। सेम वर्डिंग्स नहीं मिलेगी, आपको मीनिंग भी समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारी जनता को एक नए जीवन तक पहुंचाना या वह जीवन प्रदान करना जिसके लिए वह हकदार है। इस बारे में प्रौद्योगिकी अवश्यकरणीयता महत्वपूर्ण है। यानी कि प्रौद्योगिकी को अवश्यकरणीयता यानी कि प्रौद्योगिकी का आयात उसको अपने जीवन में लाना, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे जो लोग हैं उनको जैसा जीवन उनको चाहिए या जिस जीवन के वो हकदार हैं उसको देने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 था में भी, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हमारे लोगों को गरिमामय जीवन तक पहुंचाने का कार्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन में जो प्रौद्योगिकी है उसको लाना पड़ेगा या ये उसका लाभ है, ठीक है। बाकी 3 ये चीजें यहाँ पे नहीं दी हुई, आपके पैसेज में नहीं दिया हुआ है। आपके पैसेज में ये चौथा वाला जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए लास्ट जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है। विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है क्या क्या? प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने की आकांक्षा, विदेश में तैयार की गई परियोजना पर निर्भरता, लघुकालिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना और संकेंद्रित प्रौद्योगिकी शक्ति का विकास, ठीक है। हमारा की टर्म क्या है? विकसित भारत की कल्पना के लिए क्या आवश्यक है? तो हम लोग पीछे चलते हैं, विकसित भारत की कल्पना के लिए क्या आवश्यक है। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? इसके लिए हमें इसके पहले जो पैराग्राफ मतलब फुल स्टॉप है वहां तक जाना पड़ेगा, ठीक है। अल्पकालिक यथार्थों पर ध्यान देते हुए हमारे उद्योग के मध्यम एवं दीर्घकालिक रणनीति पर प्रौद्योगिकी शक्तियों का विकसित करना। मध्यम और दीर्घकालिक प्रौद्योगिकी शक्ति को विकसित करना, ठीक है, प्रौद्योगिकी शक्ति को विकसित करना, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ठीक है, संकेंद्रित प्रौद्योगिकी शक्ति का विकास करना करने से क्या होगा? विकसित भारत की जो कल्पना है वो साकार होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा वर्डिंग्स आपको चेंज मिलेगा, थोड़ा सा आपको उसको समझना पड़ेगा और आपको क्या करना है, पहले प्रश्न देखना है, प्रश्न देख करके आपको वहां पे जाना है और उसी तरह का वर्डिंग्स या फिर उससे मिलता जुलता वर्डिंग्स आपको वहां पे ढूंढना है और फिर उससे आंसर निकालना है, ठीक है। एक हम लोग और सॉल्व करते हैं, इंग्लिश में है वही चीज। हाँ जी। ये इंग्लिश में ज़्यादा इजी रहता है या हिंदी वाला, मतलब बायलिंगुअल अगर कर रहे हैं तो? बायलिंगुअल, देखो वर्डिंग्स वही मैंने बोला ना कि आपको समझना किस लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है वो पैसेज।
वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? मतलब बाकी जो क्वेश्चंस अगर वो हिंदी में सॉल्व करे और ये वाला कॉम्प्रिहेंशन जो है इंग्लिश में करे तो ऐसा पॉसिबल होता है क्या? हाँ, होता है ना, वहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे आपका ये स्क्रीन है मान लीजिए, तो यहाँ साइड में आपको लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन आता है, ठीक है? तो जैसे आप जब स्टार्ट करते हैं, आपने एग्जाम नहीं दिया है क्या एक बार भी? नहीं। हाँ, तो जब आप स्टार्ट करते हैं एग्जाम, तो वहां पे ही आपको पूछा जाता है कि आपको हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है करके, ठीक है? तो उस समय तो आप वो लैंग्वेज चूज कीजिए जो आपको सेकंड पेपर में सॉल्व करना होता है, ठीक है? आपको जिस लैंग्वेज से सेकंड पेपर में सॉल्व करना होता है, आप उस लैंग्वेज को चूज कीजिए। तो फिर आप मान लीजिए, हम लोग योगा वाले क्या करते हैं, हम लोग हिंदी चूज करते हैं वहां पे शुरू में, क्योंकि आपका क्या होगा कि अगर आपने हिंदी चूज किया तो आपको सारे क्वेश्चन हिंदी में दिखेंगे। तो इससे क्या होता है कि जब आप सेकंड पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन जो है वो हिंदी में दिखेंगे पहले में, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट पेपर में जब आएंगे तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट पेपर जनरली आपको, मैं तो यही प्रीफर करती हूँ कि इंग्लिश में ही सॉल्व करना चाहिए। आपके सारे क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में सॉल्व करते हैं, जैसे रिसर्च वगैरह है, आपका हायर एजुकेशन या इन्वायरमेंट वगैरह है, ठीक है? तो ये सभी चीजें क्या होता है, इंग्लिश में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, उसके वर्डिंग्स आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। लेकिन ये भी है कि आपने किस लैंग्वेज में प्रैक्टिस किया है पहले, ठीक है? अगर हिंदी में प्रैक्टिस किया है तो आप हिंदी ही चूज कीजिए। फिर उसके बाद जब भी आपका ऐसा लगता है कि आपको ये हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है या इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज चेंज करने का, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ओके। तो आप वो मतलब इंग्लिश हिंदी जैसा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पे बेस्ड रहता है। ये मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया है आपको, सेम आपका हिंदी में भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए एक एक और हम लोग देखते हैं आज। तो इसमें दिया हुआ है कि प्रबंधकों को शक्ति का प्रतिनिधान उस पर निर्भर करता है। प्रबंधकों को शक्ति का प्रतिनिधान उस पर निर्भर करता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्रमुख का अद्यो प्रवाह, दूसरा है उच्च पदस्थ प्रबंधकों का मन मनमानीपन, ठीक है? प्रबंधन के आसपास लोग उच्च सदस्य प्रबंधकों द्वारा अवलंबित विश्वास। तो अभी हमें क्या करना है, प्रबंधकों को शक्ति का प्रतिनिधान उस पर निर्भर करता है, यानी कि ये आपका की टर्म है, प्रबंधकों को शक्ति का प्रतिनिधान। तो अब यहाँ पे देखिए, आप लोग खुद सॉल्व कीजिए इसको। और अभी से आप लोग का, अब वैसे तो अभी एग्जाम डेट वगैरह आया नहीं है, लेकिन आप लोग मैथ्स वगैरह सॉल्व करना चालू कर दीजिए। देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें हिंदी में भी समझ में नहीं आता है। मैं तो जनरली इंग्लिश में सॉल्व करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को हिंदी में बता रही हूँ। समझ में आ रहा है क्या? देखिए इसका आंसर निकालिए। फर्स्ट पेपर
का जो होता है वो थोड़ा हार्ड भी रहता है कभी-कभी। प्रबंधकों के क्या दिया था? शक्ति का प्रतिनिधान। मिल पा रहा है? ऑप्शन आंसर आया क्या? यहाँ पे शक्ति मिल रहा है, ठीक है? जहाँ पे लिखा हुआ है यह वह शक्ति है जिसमें वे वरिष्ठ प्रबंधक यानी कि जो प्रबंधक हैं जिसके अधीन एक प्रबंधक कार्य करता है उसकी अपनी पदेन प्राप्त सत्ता एवं दायित्व को प्रतिनिधित्व करने की तत्परता सुलभ होती है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? उच्च पदस्थ प्रबंधकों का मनमानीपन, प्रमुख का अधोप्रवाह, प्रबंधन के आसपास के लोग उच्च सदस्य प्रबंधकों द्वारा अवलंबित विश्वास। हम्म, समझ में आया क्या? आ रहा है समझिए। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो प्रबंधक हैं यानी कि जो ऊंचे पद पर हैं, है ना? उनके उनको क्या होता है कि जो नीचे उनके जो अधीन है या उनके नीचे जो कार्य कर रहे हैं, उनके पद में जो उनकी प्राप्त सत्ता होती है या उनका जो सत्ता होता है, दायित्व होता है, उनको प्रतिनि, प्रति प्रतिनिधानित करने की तत्परता सुलभ होती है। मतलब कि वो अपना क्या कर सकते हैं, जिनके अधीन वो रहते हैं उनके अंदर क्या होता है कि वो उनको पद प्राप्त जो हुआ है या उनके जो दायित्व हैं वो उनसे सुलभता पूर्वक वो क्या कर पाते हैं, कर पाते हैं। मतलब कि उनके जो वरिष्ठ प्रति प्रबंधक हैं उनके जो उनसे जो बड़े हैं जिनके अधीन एक प्रबंधक कार्य करता है उसकी अपनी पदेन प्राप्त सत्ता एवं दायित्व को प्रतिनिधानित करने की तत्परता सुलभ होती है। मतलब यहाँ पे किस चीज की बात की जा रही है? निम्नलिखित लेखकों के अभ्यर्ताओं द्वारा शक्ति को अवधारण करने के विभेद क्या है? इसमें अतमाई एटियोनी ने सबसे पहले एक व्यक्तियों का वर्णन किया जो अन्य व्यक्तियों को अनुपालन करते अग्रसर करते हैं और वे संस्था में अपनी पद शक्ति के माध्यम से कार्यवाही करते तथा वे जो अपने अभिकर्मियों द्वारा शक्ति अर्जित करते हैं तथा वैश्विक शक्ति यथा वैश्विक शक्ति कतिपय नेतृत्व में यह दोनों प्रकार की शक्तियां समाहित होती हैं। तो यहाँ पे मैं भी इसका उत्तर फोर्थ आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अधीन है या उच्च वरिष्ठ का मतलब क्या है जो उच्च है,
ठीक है, जो ऊंचे हैं या ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, उनके उच्च सदस्य प्रबंधकों द्वारा अवलंबित विश्वास जो है, मतलब उनका जो विश्वास है वो मैटर करता है, यानी कि विश्वास कहने का मतलब क्या, वो किस तरह से उस सत्ता को चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड सेम तो हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन उस तरह का हमें मिल रहा है कि जो उसमें दायित्व वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनके दायित्व के, उनके प्रतिनिधान करने की जो तत्परता है, उनमें जो विश्वास है वो मैटर करता है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे देखो समझना पड़ेगा। यहाँ पे मीनिंग आपको वही चीज, वही वर्डिंग्स देख रहे हैं, आप लोग को नहीं मिल पा रहे। ठीक है, लेकिन आपको उस पैसेज को पढ़ के उसका जो आपको वर्डिंग्स दिया हुआ है वहां से आपको उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा उसमें आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो अभी के जो आपके पैसेज आते हैं वो इसी तरह से आते हैं, आपको सेम टू सेम वर्ड आपको नहीं मिलेगा, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा और उसको समझना भी पड़ेगा, ऐसा है। ठीक है, लेकिन आपका ट्रिक वही होगा, आपको जो मिलते जुलते वर्ड आपको ढूंढने हैं वहां से, और उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, अरे उसके बेसिस पे आपको उस पैसेज में जाके प्रश्न को ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब किसी संस्था में एक व्यक्ति दूसरे को अपने अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए कहता है तो उसे इस प्रकार कहना चाहिए। कैसे कहना चाहिए? ठीक है, जब कोई एक व्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति को उनके आदेश को पालन करने के लिए कह रहे हैं, या उसके द्वारा जो कहा जा रहा है उसको करने को कहा जा रहा है, तो उसे इस प्रकार पहचानना चाहिए। कैसे पहचाने? कि संस्थागत शक्ति है, स्थितिक शक्ति है, या फिर अधिकारवादी शक्ति है, या प्रतिनिधानित शक्ति है। ठीक है, कैसी शक्ति है वो कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। तो कंप्रहेंशन को आप लोग को इजी भी नहीं समझना है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ ही नहीं आते। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था थोड़ा कि समझ नहीं आ रहा था, उसको समझना पड़ा हमें। ठीक है, तो वैसे ही कंप्रहेंशन इजी होता है ऐसा भी नहीं है, और टाइम कंज्यूमिंग तो बहुत होता है। अगर आपने पेपर दिया हो या फिर आप डेस्कटॉप में आप सॉल्व कीजिएगा, डेस्कटॉप आपके जैसा है तो उसमें आप यूजीसी नेट में आपके बहुत सारे वो आते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट का जो वेबसाइट है वहाँ पे मॉक टेस्ट होता है, तो उस मॉक टेस्ट को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, वो आपको ऐसा ही फील दिलाएगा जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से स्क्रॉलिंग वगैरह हो करनी पड़ती है। और अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से फैमिलियर नहीं होते हैं, स्क्रॉलिंग नहीं करना आता है, ठीक है, या फिर ये नहीं करना आता, तो वो और भी पैनिक होता है। इसलिए बार बार आपको क्या करना है कि उसी जैसे आप एग्जाम दिला रहे हैं, एग्जाम में ही जाके आपको एग्जाम की प्रैक्टिस नहीं करनी है, एग्जाम की प्रैक्टिस आपको घर में करना है, एग्जाम आपको वहां पे एग्जाम दिलाना है। अदरवाइज आप देखेंगे आपके साथ इतने सारे टेंशन होते हैं कि टाइम भी आपका जा रहा होता है, आपके क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे होते हैं, आपको कुछ प्रश्न समझ भी नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, इतने सारे प्रश्न बच्चे होते हैं लेकिन आपके पास टाइम इतना कम होता है, तो वो चीजों को की प्रैक्टिस आपको घर पे ही कर लेनी है। चलिए, तो अभी हमने क्या देखा? आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ना इसको? मैंने प्रश्न मुझे याद नहीं, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति के अनुदेश का पालन करने के लिए कहता है तो इसे इस प्रकार पहचानना है। हम्म, यहाँ पे लिखा है अन्य व्यक्ति को, अ, सबसे पहले उन व्यक्तियों का वर्णन किया गया जो अन्य व्यक्तियों का अनुपालन करने हेतु अग्रसर करते हैं तथा वे संस्था के अपनी पद शक्तियों के माध्यम से कार्यवाही करते हैं, तो तथा वे जो अपने अभिकर्मियों द्वारा शक्ति अर्जित करते हैं, यथा व्यक्तिक शक्ति। यहाँ पे व्यक्तिक शक्ति लिखा हुआ है,
ऐसा ऑप्शन है क्या? व्यक्तिक शक्ति तो नहीं है। अधिकारवादी शक्ति, प्रतिनिधानिक शक्ति, संस्थागत शक्ति, स्थितिक शक्ति। स्थितिक शक्ति जैसा कोई ऑप्शन यहाँ पे है तो देखिए। कतिपय नेतृत्व के दोनों प्रकार की शक्तियां समाहित हैं। अभिकर्मियों द्वारा शक्ति ऊर्जित करते हैं तथा व्यक्तिक शक्ति। ये थोड़ा सा टफ है, मतलब क्योंकि यहाँ पे आपको सेम टू सेम वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, आपको इस पैसेज को समझना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ऐसे चीजें आ जाती है जो हम बिल्कुल भी उससे फ़ैमिलियर नहीं होते हैं। ऐसे हमारे पास पैसेज ऐसा आ जाता है जो उनके वर्ड से भी हम फ़ैमिलियर नहीं होते हैं। जैसे कभी टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, तो टेक्निकल चीज़ों के वर्ड से ही हम फ़ैमिलियर नहीं होते हैं। उनका मीनिंग क्या होता है वही हमें नहीं पता होता है, ठीक है? और हमें उसको सॉल्व करना होता है। तो वो चीज़ें होती हैं थोड़ी-सी हमारे लिए, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सॉल्व करना अभी से ही चालू कर दीजिए, ठीक है? यहाँ पे व्यक्तिक शक्ति ही है। व्यक्तिक शक्ति और आपका देखिए वे संस्था में पद शक्ति के माध्यम से कार्यवाही करते हैं तथा वे अपने अभिकर्मियों द्वारा शक्ति ऊर्जित करते हैं, यथा व्यक्तिक शक्ति, ठीक है? मतलब कि जो व्यक्तियों की शक्ति है, यहाँ पे स्थितिक शक्ति क्यों दिया हुआ है? क्योंकि देखिए संस्थागत जब हम किसी दूसरे से काम करवाते हैं, मतलब कि हमारे अंडर जो है उससे हम काम करवा रहे हैं, ठीक है? तो हम संस्थागत शक्ति नहीं होती, हमारे अधिकारवादी शक्ति नहीं होते, हमारा कोई अधिकार नहीं है उस व्यक्ति पर, ठीक है, कि हम उनसे काम कराएं, या प्रतिनिधिक शक्ति भी नहीं होती कि प्रतिनिधानिक शक्ति भी नहीं होती। स्थितिक शक्ति का मतलब क्या है? एक उस स्थिति में, क्योंकि हमारी स्थिति कैसी है कि हम ऊंचे पद पर हैं और हमसे नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? हमसे नीचे जो व्यक्ति हैं, व्यक्तिक शक्ति जो है उनसे हम काम करवाएंगे, ठीक है? तो वो एक स्थिति है। आप इस मतलब कि ऑफिस है आपका, वहां से आप निकलेंगे तो कोई भी आपका क्या है, जैसे आप उसको घर का काम नहीं करवा सकते। मतलब अगर आप कोई बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, और आपके नीचे आपको कोई काम करना है, तो आप उसको क्या करवाएंगे कि उससे आप ये करवाएँगे कि हाँ, जैसे आप उससे उस ऑफ़िस से रिलेटेड वर्क करवा सकते हैं कोई भी। आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप मेरे घर में जाके झाड़ू-पोछा करिए या फिर वो करिए, ठीक है? तो वो एक स्थिति है, वो एक आपका एक क्या कहना चाहिए, एक दायरा है, उस दायरे के अंदर आप उसको उसकी शक्ति को एक स्थिति के अंदर रह कर के आप उनको कार्य करा सकते हैं। तो वो हमारा क्या है, एक स्थितिक शक्ति है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यक्तिक शक्ति इससे उत्पन्न होती है। किससे व्यक्तिक शक्ति उत्पन्न होती है? तो प्रबंधकों के समूह से, दायित्वों के प्रतिनिधान से, अनुयायियों से और संस्था के उच्च स्तर के कार्यकारियों से, ठीक है? तो किससे उत्पन्न होती है? व्यक्तिक शक्ति किससे उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 1 मिनट, इसको मैं इरेज करती हूँ, ठीक है? व्यक्तिक शक्ति किसके उत्पन्न होती है? जो अपने अभिकर्मियों द्वारा शक्ति ऊर्जित करते हैं, यथा व्यक्तिक शक्ति, जैसे व्यक्तिक शक्ति, ठीक है? व्यक्तिक शक्ति किससे उत्पन्न होती है? अभिकर्मियों द्वारा, यानी कि उसके नीचे के जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जो शक्ति है वो उत्पन्न होती है, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिव्यक्तिक शक्ति कहते हैं, अभिकर्मियों, ठीक है? तो अभिकर्मियों मतलब कि क्या होगा इसमें? प्रबंधकों के समूह, दायित्वों के प्रतिनिधान नहीं, अनुयायी, अनुयायी को ही हम क्या कह सकते हैं? अभिकर्मी कह सकते हैं, ठीक है? अनुयायी यानी कि उनके नीचे जो है, ठीक है? संस्था के उच्च स्तर के कार्यकारियों द्वारा नहीं। व्यक्तिक शक्ति किसके द्वारा उत्पन्न होती है? अनुयायियों के द्वारा, ठीक है? फिर चौथा हम लोग है कि पद की शक्ति प्रतिनिधारित होती है, प्रतिनिधारित होती है, तो यह क्या तो वह अस्थिर होती है, स्थायी होती है, निरपेक्ष होती है और
अंतर्निष्ठ होती है। पद की शक्ति जन प्रति निर्धारित होती है। पीछे जाते हैं हम लोग। पद की शक्ति तो यहाँ पे अधीन दिख रहा है, अधीन था क्या उसमें ऑप्शन? नहीं। पद की शक्ति यहाँ पे भी है कि शक्ति प्रतिनिर्धारित करा पाते हैं। अपने सहकर्मियों के द्वारा कितना विश्वास एवं अविश्वसनीयता प्राप्त करते हैं उस बात का निर्णायक होगा कि वे ऊपरी प्रबंध तंत्र में कितना शक्ति प्रतिनिर्धारित कर पाते हैं। स्मरणीय है कि जितना शक्ति ऊर्ध्वाधर रूप से प्रतिनिर्धारित होती है वह प्रत्यावर्तित हो सकती है। व्यक्तिक शक्ति वह कहलाती है जिसमें सहकर्मी अपने नेतृत्व के प्रति परितोष भाव से प्रतिबद्धता सहज ही अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ पे भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। चौथा प्रश्न, पद की शक्ति उन प्रति निर्धारित होती है, जन प्रति निर्धारित होती है तो वह अस्थिर होती है, अस्थायी होती है, निरपेक्ष होती है, अंतर्निष्ठ होती है। अच्छा, जन की शक्ति पद की शक्ति अगर जन प्रतिनिधि होती है, ओके देखिए इसको तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। अगर जो पद की शक्ति है, पद है वो जन पर आधारित है, जन पर यानी कि लोगों पर आधारित है। जैसे इलेक्शन है हमारा, ठीक है, तो इलेक्शन है अगर हमारा तो वो जन पर आधारित है यानी कि किसको कितना वोट मिलेगा उस पे आधारित है। तो वो क्या होगी, अस्थिर होगी, ठीक है, मतलब कि वो स्थिर नहीं रहेगी, वो क्या रहेगी, अस्थिर रहेगी। लेकिन यह चीज यहाँ पे दिया होगा। एक मिनट। देखिए यहाँ पे अस्थिर जैसा वर्ड कहीं पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सहकर्मियों के साथ कितना विश्वास है, विश्वसनीयता प्राप्त करने की उसकी बात निर्णायक होगा कि ऊपरी प्रबंध तंत्र में कितना शक्ति प्रतिनिधान करा सकते। स्मरणीय है कि जितनी शक्ति ऊर्ध्वाधर रूप से प्रतिनिधानित होती है वह प्रत्यावर्तित भी हो सकती है। व्यक्तिगत शक्ति वह कहलाती है जिसमें सहकर्मी अपने नेतृत्व के प्रति आदर, परितोष भाव तथा प्रतिबद्धता सहज ही अभिव्यक्त करते हैं। वे ऐसा सोचते हैं कि अपनी आवश्यकताओं एवं लक्ष्य के प्रति नेतृत्व द्वारा पहचान, समर्थन, सुकरता प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये सब क्या है कि ये जैसा आप कार्य करेंगे, मतलब कि नेतृत्व आप जैसा करेंगे, जैसे आप नेता होंगे, ठीक है, वैसे ही आपका क्या होगा, उसी तरह से आपको लोग पसंद करेंगे। अगर आप अच्छे नेता नहीं होंगे तो आपको पसंद नहीं करेंगे। तो ये चीज क्या है, अस्थिर है,
ठीक है। पद की शक्ति अगर जन प्रति निर्धारित है, जन के द्वारा निर्धारित करने वाली है, तो वो कैसी होगी? अस्थिर होगी। ठीक है। लास्ट, इस गद्यांश का महत्वपूर्ण भूमिका की पहचान करता है। किसकी पहचान करता है? ठीक है। तो ये किसकी पहचान करता है? गद्यांश इस महत्वपूर्ण भूमिका की पहचान करता है। किसका? नेतृत्व का अपने अनुयायियों में विश्वास या भावनात्मक प्रज्ञा के पास व्यक्तिक शक्ति होनी चाहिए। ठीक है। भावनात्मक प्रज्ञा के पास व्यक्तिक शक्ति होनी चाहिए। व्यक्तिक शक्ति के लिए प्रबंधकों की आवश्यकताएं एवं लक्ष्य शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है तथा ताकि प्रबंधक व्यक्तिक शक्ति पा सके। ठीक है। शक्ति ऊर्ध्वगामी नहीं होती है। ठीक है। व्यक्तिक शक्ति के लिए प्रबंधकों की आवश्यकताएं एवं लक्ष्य, तो आवश्यकताएं एवं लक्ष्य ये नहीं बता रहा ये गद्यांश। ये गद्यांश क्या बता रहा है? कि भावनात्मक प्रज्ञा के पास व्यक्तिक शक्ति होनी चाहिए। मतलब कि आप कितनी आपकी जो भावनाएं हैं, ठीक है, उसको परिपूर्ण करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए आपके पास एक व्यक्तिक शक्ति होनी चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आपका समर्थन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी भावनाओं का, आपके विचारों को समझेंगे, तो आप क्या कर पाएंगे? उसको इजीली आप वहां तक जो आपकी भावनाएं हैं उसको साकार कर पाएंगे। ठीक है। तो क्या होगा कि भावनात्मक प्रज्ञा के पास